अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना चाहिए। आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं अवाम की राय। आज हम रावलपिंडी की जिस शख्सियत के साथ यहाँ पर मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और उन्होंने यहाँ पर रावलपिंडी में बेशुमार तरक्याती काम उन्होंने किए हैं और उनके बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वो MA60 से यहाँ पर MNA हैं शेख राशिद शफीक साहब। आज हम इनसे बात करेंगे इनके हल्के में होने वाले तरक्याती कामों की। आज हम इनसे बात करेंगे मुल्की सियासत की। आज हम इनसे बात करेंगे यहाँ के मेगा प्रोजेक्ट की। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया पहले तो हम आपका अदा करते हैं, थैंक कि आपने हमें इतनी मसरूफ़ वक्त से हमें टाइम दिया हमारे चैनल को और आपने हमें इज़्ज़त दी है। तो आप सर, हम आपसे पहला सवाल ये करना चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें सर अपनी एजुकेशन की जो आपकी लाइफ है, जहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की है, मैंने एजुकेशन जी मैट्रिक जो है वो गवर्नमेंट मिशन हाई स्कूल से किया राजा बाज़ार से, और ग्रेजुएशन जो है मैंने गवर्नमेंट गार्डन कॉलेज से की है। और 3 साल मैं गवर्नमेंट गार्डन कॉलेज में MSF का सदर भी रहा हूँ, चीफ ऑर्गेनाइज़र भी रहा हूँ। और यही मेरी, और मिडल मैंने ये एक गवर्नमेंट क्रिश्चियन स्कूल था, सालोमा स्टैंडर्ड स्कूल। एजुकेशन सारी मैंने क्रिश्चियन के जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और वहीं से हासिल की है। ठीक है सर, आपने बेशुमार कारोबार हैं, बेशुमार प्रोफेशन हैं माशरे में, आपने सियासत को सिलेक्ट क्यों किया? इसकी क्या वजह? सियासत मुझे बचपन से ही शौक़ था जी। और जब शेख रशीद अहमद साहब 1985 में पहली दफ़ा आज़ादाना हैसियत से MNA मुंतखब हुए तो मेरे घर में सियासत आ चुकी थी। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जिस तरीके से शेख रशीद अहमद साहब अपने गली अपने इलाके के कौंसलर बने थे, तो मेरे अंदर भी ये ख्वाहिश थी कि मैं भी अपने इलाके का कौंसलर बनूं। ठीक है। और मैं जब शेख रशीद अहमद साहब कंपेन किया करते थे तो मैं उनकी गाड़ी में जो कंपेन के दौरान बैक साइडों पे छुप कर उनके साथ जलसों जुलूसों में जाया करता था। और जब उनको पता चलता था वो कभी कभार मुझे डांटते भी थे, मैं बड़ा छोटा सा था। तो मैंने फिर अमली सियासत का आगाज़ तो गार्डन कॉलेज से किया था, उस टाइम तरीके निजात भी थी। फिर उसके बाद सन 2002 में जब जनरल मुशर्रफ आया तो उस वक्त मैं अपनी यूनियन कौंसिल से चेयरमैन का उम्मीदवार था। अच्छा। लेकिन मैंने महल्ले में जो जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने कोशिश की कि मुझे किसी तरीके से नाज़म की टिकट मिले, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब, आपके चैनल से मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारी ज़िंदगी मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका ख़ानदान के बाद कोई अपना ख़ानदान का मेंबर कोई कौंसलर बने या MNA बने। लेकिन मेरी बड़ी स्ट्रगल थी। और जब मैंने नाज़म के लिए महल्ले से लोगों को भेजना शुरू किया और जब शेख रशीद अहमद साहब ने देखा कि काफ़ी लोग उनके पास आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने लड़ना है तो आप कौंसलर का इलेक्शन लड़ें। उस टाइम भी शेख रशीद अहमद साहब, मुझे याद है, रेलवे के वज़ीर थे। मैं थोड़ा सा डिसार्ड भी हुआ कि चचा मेरा मिनिस्टर है और मैं कौंसलर का इलेक्शन लड़ूँ। हैदर भाई मरहूम उस टाइम मेयर जो नाज़म के उम्मीदवार थे, मैंने कौंसलर का इलेक्शन, मेरे दोस्तों ने कहा अगर आपने सियासत में पहली सीढ़ी पे कदम रखना है तो आप कौंसलर के इलेक्शन लड़ें। और मेरे मुकाबले में 60-70 कैंडिडेट थे। अल्लाह ताला ने मेरे लिए वो करम किया और हालांकि जो मेरा ग्रुप सारा था वो हार गया। और वाहिद एक मैं कौंसलर 1000 वोट लेकर अपने इस इलाके का पहली दफ़ा कौंसलर मुंतखब हुआ। वो मेरी पहली सीढ़ी थी। फिर उसके बाद मैंने बाकायदा सियासत में आ गया सन 2002 के बाद। फिर उसके बाद मैंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा जी, वो एक मैं हार गया। फिर उसके बाद मैंने नाज़म रावल टाउन का इलेक्शन लड़ा। 4 साल मैं इस शहर का मेयर रहा और मैंने खुलूस नीयत से इस शहर की खिदमत की। और उसके बाद फिर जब ये ख़त्म हुआ निज़ामत, तो फिर मैंने बल्दियात का इलेक्शन हुआ, उसमें यूनियन कौंसिल के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा। और उस वक्त हल्का 55 और 56 था। और वाहिद ने 55 में जो एक सीट जीती थी उस टाइम अपोजिशन में मेरी सीट थी, जो मैंने कलम दवात के ऊपर इलेक्शन लड़ा। और 2 साल मैं चेयरमैन भी रहा। फिर मैंने, क्योंकि मैं रावलपिंडी शहर में शेख रशीद अहमद साहब की तमाम सियासी एक्टिविटीज़ को देखता था, तो फिर शेख रशीद अहमद साहब दोनों हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे थे। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ उनका इत्तेहाद था और ये फ़ैसला हुआ था कि दोनों सीटें जीत ये शेख रशीद अहमद साहब के साथ हैं सीटें दोनों। तो एक सीट पर इलेक्शन नहीं हो सका। उसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन हुआ और उस ज़िमनी इलेक्शन में मैंने इलेक्शन लड़ा। अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया और इसमें शहर का MNA। आप ये कह सकते हैं कि सियासत में मैं कौमी असम्बली में चंद एक ऐसे लोग हैं जो अमली तौर पर जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से सियासत का आगाज़ किया। ये ज़रूरी नहीं था कि शेख रशीद अहमद साहब का भतीजा होने ज़रूरी था। मैंने सियासत की वो तमाम सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। कौंसलरशिप से लेकर आज MNA पहुँचा हूँ, कौंसलर भी रहा हूँ, मेयर भी रहा हूँ, चेयरमैन भी रहा हूँ। ज़िंदगी में 5 इलेक्शन लड़े हैं, 1 हारा हूँ, 4 जीता हूँ।
और चारों के चारों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेर को शिकस्त दी है, और शेर के निशान के जितने थे मैं उनको शिकस्त दे के आऊँ। चेयरमैन में भी मैंने शेर को शिकस्त दी, कौंसलर में भी मैंने शेर को शिकस्त दी, और उसके बाद फिर मैंने एज ए मेयर के हैसियत से भी शेर को शिकस्त दी और MNA के हैसियत से भी शेर को शिकस्त दी जिसे। और एक दफ़ा आ रहा हूँ, वो किताब से आ रहा हूँ, शेर से नहीं आ रहा। जी सर, ये जो आपके रावलपिंडी शहर में मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें ये जो हॉस्पिटल बन रहा है और दूसरे, इस पर सर थोड़ी रोशनी डालें। लेकिन ये इस 2 सालों के अंदर हमारे ये 2-3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट थे। एक तो ये हमारा माँ और बच्चे का अस्पताल था, ये जब सन 2005-06 में शहर का मैं मेयर था, ये राज़ी थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की और जगह शहर में मिल रही, तो ये जगह भी मैंने जब मेयर की हैसियत से ये गवर्नमेंट को फेडरल ये पर सरकारी मुलाजमीन की कोठियाँ थी जो मैं TMA के, ये अरबों रुपए की जगह थी जो मैंने फेडरल गवर्नमेंट के हवाले की उस वक्त। और इस फेडरल गवर्नमेंट में हवाले करने का मकसद यहाँ था कि यहाँ पर एक बच्चों के लिए, माँ और बच्चे के नाम पर एक अस्पताल बन जाए। 2.25 अरब रुपये से अस्पताल हम बनाने जा रहे थे, 200 बेड का ये हॉस्पिटल था, लेकिन 10 साल इन लोगों ने इस अस्पताल को इसलिए नहीं बनने दिया। 80% उसका काम कंप्लीट था कि वो शौकत क्या नाम है, शेख रशीद अहमद साहब के नाम से मंसूब था, और 10 साल बाद आगे इसको हमने दोबारा शुरू करवाया। अब ये कॉलेज, ये अस्पताल 5.25 अरब रुपये की लागत से दिन रात इस पर काम जारी है। इसके अलावा हमारा लई एक्सप्रेसवे था, वो उस टाइम 17 रुपये का बन रहा था, उसका भी यही मसला था कि वो शेख रशीद एक्सप्रेसवे के नाम से मुशर्रफ ने उसका नाम रख दिया था। इनके पेट में रोड उठते थे कि ये शेख रशीद एक्सप्रेसवे बनेगा, तो इन्होंने 10 साल उसको भी नहीं बनने दिया। बाकी दोबारा हम उस पर काम कर रहे हैं। वो 17 अरब रुपये वाला मनसूबा जो है वो अब चला गया है 80 अरब रुपये। इसी तरीके से सदर का एक कॉलेज था, वो हमने शुरू करवाया, बड़ी मुश्किल से रेलवे की लैंड थी, वहाँ पर भी हमने उस टाइम उसको 3 करोड़ की लागत से कंप्लीट कर रहे थे। अब वो 8 करोड़ की लागत से उसको कंप्लीट करवाया और सितंबर में इंशाल्लाह ताला उसकी क्लासेस का इजरा होने जा रहा। पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज है, कैंट की हिस्ट्री का अलग है, और वो हमारे हल्के से वो कट गया था, लेकिन हमारा वादा था उस अवाम से कि हम ये बनाएंगे। फिर ये यूनिवर्सिटी आपके सामने, वुमेन यूनिवर्सिटी, ये रावलपिंडी तरीक की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा वाक़या है कि फ़ातिमा यूनिवर्सिटी के बाद ये दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी जो 15 दिन के अंदर बनी है। 15 दिन के अंदर तो इस यूनिवर्सिटी कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाना, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का, इमरान खान साहब को और शेख रशीद अहमद साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि हमारी शहर की जो बेटियाँ थी वो तलीम हासिल करने के लिए गुजरात के इस फ़ातिमा यूनिवर्सिटी में ये हालात है कि 4-5 हज़ार बच्चियाँ पढ़ती हैं, तो इतने नंबर थे, वहाँ पर भी उनको दाखिला नहीं मिलता था। जब दाखिला नहीं मिलता तो बच्चियाँ गुजरात और आगे जेलम जाकर लाहौर जाकर यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल करती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस यूनिवर्सिटी के बनने के बाद रावलपिंडी शहर की 4000 बेटियाँ इस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल करेंगी। वो बेटियाँ जिनको फ़ातिमा यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलता था, वो इस यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह ताला वो उनको अब दाखिला, 2000 बच्चों के दाखिला हो चुका है और 2000 बच्चियाँ पढ़ रही हैं। 10 करोड़ का बजट CM पंजाब ने उसका अप्रूव किया है और इंशाल्लाह ताला आप आने वाले दिनों में देखेंगे इसकी तादाद बढ़ेगी। तीसरा हमारा वकानिसा गर्ल्स कॉलेज था, इसके लिए भी हमने लिखा है, यहाँ पर 5000 बेटियाँ पढ़ती हैं कि इसको भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाया जाए। और CM पंजाब को मैंने भी लिखा है, शेख साहब ने भी लिखा है, लेकिन 2 यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं, तीसरी यूनिवर्सिटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और चौथा हमारा बहुत बड़ा मंसूबा था कि हम पंजाब हाउस पिंडी का, ये अगर कोरोना ना आता तो इसको हम खाली करवाने जा रहे थे। यहाँ पर शहर की बेटों और बेटियों के लिए IT यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं और CM पंजाब उस्मान बुज़दार ने इसका हमारे साथ वादा भी कर लिया, अब किया हुआ भी है। और जैसे ये कोरोना के हालात ठीक होंगे तो ये रावलपिंडी तरीक का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा कि रावलपिंडी पूरे ज़िले के लिए एक IT यूनिवर्सिटी बनेगी, जो शहर के बेटे और बेटियाँ हैं इस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करेंगे, IT यूनिवर्सिटी में। सर, आपकी जो गवर्नमेंट चल रही है मौजूदा, इस गवर्नमेंट में और जो साबका गवर्नमेंट गुजरी हैं, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट होगी, नून लीग की गवर्नमेंट होगी, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है सर? बुनियादी फ़र्क यह है जी कि जो पिछली 2 हुकूमतें हैं जी, वो उनका जो रिकॉर्ड है वो आवाम के सामने है जी, ठीक कि जो उनके करप्शन के केसेस हैं वो आवाम ने देखे हैं कि वो अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो वोट मिले हैं इस बार वो इस बेस पे मिले हैं कि इमरान खान साहब ने ये एक ऐलान किया था कि करप्ट लोगों का एहतसाब होगा। और वज़ीर इमरान खान एक ईमानदार वज़ीर आज़म है, उन्होंने 2 साल के अरसे में, हम मानते हैं कि वो हमारी जो डिलीवरेंस में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको हम इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव करेंगे। साबका हुकूमतों में और इस हुकूमत में मैं मेन बुनियादी फ़र्क ये समझता हूँ कि इमरान खान ने जो इस मुल्क के जो मेन मसाइल थे उनको फोकस किया
ना कि सड़कों, ना पुलों, ना ब्रिजों के ऊपर जोर दिया। उन्होंने देखा कि ये हमें पानी के, बिजली की ज़रूरत है, उन्होंने डैमों के ऊपर जोर दिया। उन्होंने देखा कि अगर हमारे पास जो गरीब और मुस्तहिक लोग हैं उनके पास घर नहीं है, उन्होंने मकानों के ऊपर जोर दिया। रोज़गार हम इसलिए दे नहीं पा रहे क्योंकि हमारे माशी हालात इस किस्म के हो गए हैं कि हमने ये कोरोना की वजह से और हम डिस्टर्ब हो गए। जो तरक्की याफ्ता मुल्क थे वो तबाह बर्बाद हो गए इस कोरोना की वजह से। पाकिस्तान तो फिर तरक्की पजीर मुल्क है, और पाकिस्तान के अल्लाह ने चाहा तो ये 2-3 महीने में अगर हालात कोरोना से हमारी जान छूटती है तो इंशाल्लाह ताला हम तरक्की की तरफ गामजन होंगे। सर, हुकूमत पंजाब की जो सेहत की जो पॉलिसी है उससे मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? और हालिया अभी पंजाब के कोई 48 डॉक्टर्स ने इस्तीफ़ा दे दिया, इस बात पे आप कुछ रोशनी डालना चाहिए। देखें जी, मैं तमाम उन डॉक्टरों को सलाम पेश करता हूँ, पैरामेडिकल स्टाफ को, जी, जिन्होंने ना दिन देखा ना ये रात देखा। ये 48 वो डॉक्टर हैं जो कोरोना से डर गए हैं। ये आज पिंडी में जाके आप डॉक्टर उमर साहब को देखें, डॉक्टर खालिद रंधावा साहब को देखें, डॉक्टर शहजाद साहब को देखें, ये क्यों नहीं छोड़ के गए? डॉक्टर जो एक ऐसा ये टाइम था कि जब इंसान के रिश्तेदार, इंसान का बाप वो जो है वो बेटे को छोड़ गया, बेटा बाप को छोड़ गया कोरोना की वजह से, इन डॉक्टरों ने स्टैंड लिया। और मैं ऐसे कई डॉक्टरों को जानता हूं कि जिनकी 2-2, 3-3 लाख रुपए तनख्वाहें थी, थोड़ा सा बुरा वक्त आया वो अपनी नौकरियां छोड़ के चले गए। ये उनमें से थे। ये कोई इसका सियासी इशू नहीं है, ये कोरोना की ड्यूटी करना नहीं चाहते थे। और ये जो दूसरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर खालिद रंधावा साहब और डॉक्टर उमर साहब, मैं पिंडी की बात कर रहा हूँ, हालांकि 200-300 डॉक्टर शहीद भी हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने अपनी ड्यूटी दी। इनको सलाम पेश करना चाहिए। और ये जो लोग छोड़ के गए हैं, इनको अपनी ज़िंदगियाँ अजीज़ थी, अपनी फैमिलियाँ अजीज़ थी, इनको पाकिस्तान अजीज़ नहीं था। जिनको पाकिस्तान अजीज़ था, पैरामेडिकल स्टाफ को, वो खड़े रहे, वो ड्यूटी दे रहे हैं, और पूरी पाकिस्तानी कौम उनको दिल से खराज तस्लीम पेश करती है। सर, आपका ताल्लुक अवामी मुस्लिम लीग से है या PTI से है? मेरा इस वक्त ताल्लुक जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है। मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन के हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। तो सर, ये जो आपके प्रोजेक्ट जैसे एक्सप्रेस वे का जो सा लई वाला जो सा ये प्रोजेक्ट साहब गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया था, तो ये जो पॉलिसी है दूसरी गवर्नमेंट आती है, उनके जो तरक्याती काम होते हैं उनको रोक दिया जाता है। आप इस बारे में क्या कहना पसंद करेंगे? ये कोई अच्छा इक़दाम है? ये अच्छा इक़दाम नहीं है। हमारे दौर के जितने मेगा प्रोजेक्ट थे इन लोगों ने बंद किए। इनका एक ही अस्पताल था, यूरोलॉजी अस्पताल, जो मरी रोड के ऊपर। अगर हम चाहते तो ये नहीं बन सकता था। मैंने शेख रशीद अहमद साहब को कहा, डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहब को कहा, वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार को कहा, यहाँ पर डायलिसिस की 40-50 मशीनें लगनी थी, पड़ी हुई थी, जो ख़राब हो रही थी। मैंने इनको दरख्वास्त की कि जनाब मेहरबानी करके रावलपिंडी शहर के लिए अस्पताल को चलाया जाए। बेशक ये हमारे मुखालफों ने बनाया, लेकिन बना तो रावलपिंडी के लिए ना। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इसको माना और इसको एक्सेप्ट किया, और हमने ये अस्पताल को चलाया। और ये कोरोना ना होता तो इसकी डायलिसिस की जो 40-50 मशीनें थी, यहाँ पर रोज़ 100-150 लोगों के डायलिसिस काम, उसका OPD भी स्टार्ट हो जाना था। लेकिन ये कोरोना की वजह से वो बड़ा अस्पताल हमारे पास नहीं था। वहाँ पर इस अस्पताल को कोरोना का भी अस्पताल इसलिए बनाया गया, और यहाँ पर तकरीबन 500 से लेकर 1000 मरीज़ों पर यहाँ से सेहतयाब होकर अपने घरों को गए हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही गए हैं। और ज़बरदस्त यहाँ पर इलाज हुआ। जैसे ये कोरोना का सिस्टम ख़त्म होता है तो ये दोबारा यूरोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएगा, और लोगों के रोज़ाना इंशाल्लाह ताला यहाँ पर डायलिसिस शुरू हो जाएंगे। ये हमारे मुखालफों का अस्पताल, हम इसको ऑन करते हैं। इसी तरीके से जो रोड था, ये क्या नाम है, ड्राईपोर्ट रोड, ये भी हमारे मुखालफों का प्रोजेक्ट था। इन्होंने हमारी गलियां, सड़कें, नालियां नहीं बनाने दी, लेकिन हमने इनका 42.5 करोड़ रुपया पंजाब हुकूमत से मंजूर करवा के मैंने CM पंजाब को कहा RDA की वसातत से कि आप मेहरबानी करें, ये लोग इससे बेचारों की मुश्किलात हैं, नईमाबाद पे ये प्रॉब्लम है, आप मेहरबानी करें। हमने वो प्रोजेक्ट भी शुरू करवाया, और वो भी दिन रात वहाँ पर काम जो हो रहा है इंशाल्लाह ताला वो भी आने वाले दिनों में करें। इनका कोई ऐसा मंसूबा नहीं है, एक मंसूबा बता दें कि जो इनके पिछले दौर का हो जिसको हमने कहा स्टॉप कर दें। वो आखिरी मराहल में था, पैसे नहीं थे, हम जाके फेडरल गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से पैसे लाएं, उन पर काम शुरू करें। इन्होंने हमारा कोई मंसूबा भी पाया तकमील तक नहीं पहुंचने दिया। सर, ये कोरोना की जो वबा फैली हुई है अभी भी, और दुनिया को इसने तबाह कर दिया है बेशुमार। अब आपका जो हल्का है, हम हल्के की बात करेंगे आपने अपने हल्के के अंदर कोरोना से मुतालिक आवाम को क्या रिलीफ दिया है, क्या तरक्याती आपने इसके सोशल काम किया? देखिए जी, कोरोना जो रावलपिंडी शहर में पूरे पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे था, लाहौर के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा पंजाब में हलाकतें थी। मैं कोरोना के दिनों में भी एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं की।
मैंने रावलपिंडी शहर के तमाम जो अस्पताल थे उनको मैंने और शेख रशीद अहमद साहब ने विज़िट किया। उसके बाद जब 2 महीने का लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में लोगों की बड़ी मुश्किलात थी। हमने लोगों के जो राशन सिस्टम था, मैंने ख़ुद अपनी गाड़ी में बैठ के 3, 4 दफ़ा 5 दफ़ा जाके सही मुस्तहिक आदमियों को ढूंढ के राशन दिया। और इसमें सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये एहसास प्रोग्राम के तहत फ़ी कस 12,000 रुपया लोगों को ना देते और अगर एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों की ये इमदाद ना होती, उन लोगों की इमदाद हुई है पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा कि जिनको किसी सियासी सिफारिश की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, किसी MNA की, किसी MP की नहीं। आपने अपना जो NIC नंबर एहसास प्रोग्राम के अंदर एंटर किया है, नादरा ने उसकी वेरिफिकेशन की है। अगर आप मुस्तहिक हैं, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपका 5,000 से 3,000 से ज़्यादा बिजली का बिल नहीं आता, आप 1,000 का बैलेंस लोड नहीं करवाते, ज़्यादा नहीं करवाया हुआ, अगर आप पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, तो उस बंदे को बग़ैर किसी सिफारिश के रावलपिंडी शहर के अंदर 1 लाख लोगों को 12,000 रुपया मिला। 1 लाख लोगों को, 1 लाख, जो करोड़ों में मिलियंस की ये रकम बनती है। और इस 12,000 से उन मुस्तहिक लोगों को लोगों ने अपने बिजली के बिल भी दिए हैं, अपने गैस के बिल भी दिए हैं, छोटा मोटा राशन भी लेके आए। अब उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म है, कारोबार चल रहा है, लोग अपना रिस्क हलाल कमा रहे हैं। तो सर ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि बिलों में रिलीफ देंगे, ये जो बिलों में रिलीफ देने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होने से आपके ख्याल से ठीक हो रहे सर? देखें जी, वो ताजर तबका के जिन लोगों के ये शटर वाले जो 2 साल, क्योंकि 3 किस्म के लोग हैं पाकिस्तान में। एक वो शराफिया जिसकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बात करते हैं, जिनके अपने जहाज़ हैं, जिनकी शुगर मिलें हैं, जिनकी अपनी इंडस्ट्री हैं, जिनका बैलेंस पाकिस्तान से बाहर पड़ा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 महीने के लिए भी इस मुल्क में लॉकडाउन लग जाए तो वो उनकी ज़ात पे कोई। दूसरे वो लोग थे जिन्होंने हाथ फैलाया, उनको मिल गया, और मुस्तहिक लोगों ने बेपनाह उनकी इमदाद की। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि एक ऐसा टाइम भी शहर में आ गया था कि लोगों ने कहा कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमारे घर में राशन का ढेर लगा हुआ, हमें कैश दे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कैश भी उनको दी। तीसरे वो लोग थे सफ़ेद पोश जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। वो था इस शहर का ताजर तबका, शटर वाले दुकानदार हजरात जो 2 साल से ना बिजली के बिल 2 महीने से बिजली के बिल दे पा रहे थे, ना गैस के, ना अपने बच्चों की फ़ीसें। गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम के तहत उनको रिलीफ दिया है कि आपके जो बिल्स हैं उन लोगों को माफ़ी दी है। उन लोगों को मेरे ख्याल से और उनकी मदद होनी चाहिए उनकी, क्योंकि 2 महीने का मतलब यह है कि जो छोटा दुकानदार है, मैं ख़ुद एक दुकानदार का बेटा हूँ, मेरे वाला साहब गंज मंडी में आड़त का बिज़नेस करते हैं, वो 2 महीने का मतलब है कि वो 6-6 महीने 7 साल पीछे चले गए। लेकिन अब ये काम चल पड़ा है, काम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एहसास प्रोग्राम के तहत उन लोगों की इमदाद कर रहे हैं। और ये जो लॉकडाउन था ना, इस जो आज पूरी दुनिया इमरान खान के इस फ़लसफ़े को मान रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन, इमरान खान साहब पहले दिन से ही लॉकडाउन के मुखालिफ थे। वो समझते थे कि सफ़ेद पोश दिहाड़ीदार तबका किस तरीके से अपना रिस्क हलाल कमाएगा, जब अगर उसकी दुकानें बंद होंगी, उसका छापा बंद होगा, उसकी रेहड़ी बंद होगी, उसका रिक्शा बंद होगा, उसकी टैक्सी बंद होगी। अब स्मार्ट लॉकडाउन करने का मकसद यही है कि जहाँ पर हमारे पास कोरोना के ज़्यादा केस जिन इलाकों में आते हैं उनको हम लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं। बाकी दुनिया का हर बंदा, पाकिस्तान का हर शहरी इस तरह अपना बिज़नेस कर रहा है, अपना रिस्क हलाल कमा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि स्मार्ट लॉकडाउन को पूरी दुनिया में सराहा गया है। सर अभी कल परसों हमने 1-2 वीडियो देखी, सर्वे किया है बाज़ार का, मुख्तलिफ़ जगहों का, वहाँ पर आवाम का बेशुमार रश है जगह जगह पर। अब ईद भी आ रही है, तो आप क्या मतलब इस बारे में कहते हैं कि ये इस ईद के मौके पे गहमी जो चाहिए, इससे कोरोना के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ सकता है? क्या करना चाहिए हुकूमत को? पड़ेगा जी। ये जिस जगह पर आप बैठे हैं लाल हवेली में, अभी आप 1 घंटे बाद यहाँ पर देखिएगा, आज हफ्ता तवार बेशक छुट्टी है, लेकिन यही मसला हुआ कि जब रमज़ान से पहले लोगों का, हमने इमरान खान साहब को रिक्वेस्ट की, वज़ीर पंजाब उस्मान बज़दार को रिक्वेस्ट की कि आप ये लॉकडाउन खोलें, वरना जो शरपसंद अनासर थे वो चाहते थे कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, मुल्क में अफरा तफरी हो। लेकिन जब ये लॉकडाउन में नरमी की गई और लोग जिस बड़ी तादाद में आके बाज़ारों में, मार्केटों में उन्होंने शॉपिंग की, और उसके बाद ईद के बाद आपने देखा जो रावलपिंडी शहर पाकिस्तान में हज़ारों में केस है वो लाखों में चले गए, लाखों में। और अब भी यही सूरत हाल पैदा होने जा रही है, जो बार बार हुकूमत टीवी चैनल्स पर और अपने लोगों के ज़रिए आवाम को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदा के लिए आप ज़रूरत के तहत अपने घरों से निकलें, रश वाली जगह पे ना जाएं। ईदें फिर भी आ जाएंगी। अगर आपकी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला ने अगर आपको ज़िंदगी दी है, अगर आपके फैमिली के लोगों की लंबी उम्र है, तो आप फिर बेशुमार ईदें मना सकते हैं। अगर ये 1-2 ईदें अगर हम अपने घर में बैठ के पुरसकून तरीके से गुजार लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ईद के बाद कोरोना का रश कम होगा। लेकिन जो सूरत हाल बनी हुई है
इससे मुझे डर लग रहा है, हुकूमत को भी डर लग रहा है कि ईद के बाद कोरोना के पेशेंट बढ़ेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं जो हुकूमत पंजाब की और फेडरल गवर्नमेंट की SOP है उस पर लोगों को अमल दरामद करवाया जाए, लेकिन ये जो केसेस कम हुए हैं, रावलपिंडी शहर के 4 अस्पतालों में इस वक्त हमारे पास बेड मौजूद है, वेंटिलेटर मौजूद है। हमारी OPD जहाँ पर हम ये कोरोना के मरीज़ों के चेक करते थे वहाँ पर कोई लाइन नहीं है, इक्का दुक्का हमारे पास केस आता है। पहले तो ये था कि मेरा फ़ोन ही बंद नहीं होता था, कोई कहता था मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, मेरे पास बेड नहीं है, मेरे पास मेडिसिन नहीं है। अब 1-1.5 महीने से मुझे सिंगल टेलीफोन भी नहीं आता। इसका मतलब है कि पिंडी में कोरोना के हालात बेहतर हैं, लेकिन हमने ये नहीं समझना चाहिए कि कोरोना ख़त्म हो गया। ये ईद के ये 5-6 दिन और ईद के बाद 5-6 दिन अगर हमने अपने घरों में रह के खैर खैरियत से गुजार लिए तो इंशाल्लाह ताला कोरोना ख़त्म हो जाएगा। अगर ये SOP पर इन्होंने अमल दरामद ना किया तो ये एक दफ़ा फिर इसकी लहर आएगी कोरोना की। सर, आम तासर है जिस हल्के से आप इलेक्ट हुए हैं, अगर वहाँ आपका मुकाबला हनीफ अब्बासी साहब से होता है तो कैसा मार्का होता है? देखिए जी, हमने तो केस नहीं किया उनके ऊपर एफिड्रीन का, और ये केस हमारे से पहले का था जी। हमारी लाल हवेली की सियासत ये है, मैंने शेख रशीद अहमद साहब से सीखा है कि जिस दिन हम इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद हमारा इस शहर में कोई मुखालफ नहीं। हम अपने मुखालफों की गमियों में भी जाते हैं, खुशियों में भी जाते हैं। इन लोगों ने थोड़ा सा इस किस्म में शहर में तासुर पैदा करने का कोशिश किया था। मैदान है, मैंने आपको पहले बताया कि मैं कोई आसमान से तो नहीं टपका। हनीफ अब्बासी ने कभी कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। दुनिया में सबसे मुश्किल इलेक्शन कौंसलर का लड़ने वाला है। मैं कौंसलर का भी इलेक्शन लड़ा हूँ, मैं चेयरमैन का भी लड़ा हूँ, मैं मेयर का भी लड़ा हूँ। इस कौमी असम्बली में चंद ही MNA होंगे जो कौंसलर का इलेक्शन लड़के इस जगह पर पहुँचे होंगे। हम ग्रास रूट लेवल से आए, मुकाबला था, मुकाबला इज़्ज़त ज़िल्लत खुदा के हाथ में। हमने इस शहर में काम किया, हमने इस शहर में जो बदमाशी का कल्चर है ख़त्म किया, कब्ज़े का कल्चर ख़त्म किया। हमने लोगों को रोज़गार दिए, हमने लोगों को स्कूल दिए, हमने लोगों को कॉलेज दिए, हमने लोगों को मेगा प्रोजेक्ट दिए। इन लोगों ने रावलपिंडी शहर का इमेज जो ख़राब किया कि आज ये 10 साल जो थे कि उसमें रावलपिंडी शहर जो तरक्की की तरफ, आज आप स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में हमें जो ब्लॉक बनाने पड़े हैं, जो कमरे बनाने पड़े हैं, ये मेट्रो हमें कहते हैं कि हमने आपको मेट्रो दे दिया। आप जाके देखें शाम के टाइम वहाँ पर अगर 2000 या 3000 लोग मेट्रो से क्या नाम है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और 1 लाख लोग नीचे ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं। हमें एजुकेशन चाहिए थी, इन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। हमें पानी चाहिए था, इन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। हमारी जो मेडिकल की सहूलतें थी उस पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये सारे काम हम कर रहे हैं। वज़ीर इमरान खान की क़यादत में, ज़िला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में रावलपिंडी शहर के तमाम स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, गलियों, सड़कों पर काम हो रहा। तारीख में मैं मेयर भी रहा हूँ, मैंने इतने काम कभी नहीं किए। मेरे जो मेगा प्रोजेक्ट को छोड़कर इस वक्त जो यूनियन कौंसिल की सतह के ऊपर जो हल्का 60 और 62 है वो मैं 3 अरब से ऊपर क्रॉस करने जा रहा हूँ कि यूनियन कौंसिल के मैंने छोटे छोटे मसाइल, गैस का मसला था इस शहर में वो मैंने हल करवाया, बिजली का मसला था हल करवाया। अब उमर अयूब साहब ने मेहरबानी की है, मैं शहर की तमाम यूनियन कौंसिलों के अंदर जो ट्रांसफार्मर जो पुराने थे वो चेंज करवाने जा रहा हूँ, जो बिजली की पोल से वो चेंज करवाने जा रहा हूँ, केबल्स चेंज करवाने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये तरक्की का सफ़र होगा। मुकाबला तो जब मैदान में 2 घोड़े भागते हैं तो एक जीतता है, एक हारता है। तो ये हम जो इलेक्शन लड़ते हैं अपनी कारकर्दगी पर लड़ते हैं, अल्लाह ताला में फ़तह से कामयाब करते हैं। सर, एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है कि माशाल्लाह रावलपिंडी में शेख रशीद साहब ने जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ओपन की और आपके भी बहुत ज़्यादा तरक्याती काम है माशाल्लाह शुरू हुए हैं, ये किसी से छुपे हुए नहीं हैं और इसी वजह से बहुत पॉपुलर हैं शेख साहब। तो अगर एक यहाँ पर एक छोटा सा एक हमारा प्लान है, हम चाह रहे हैं कि अगर इसको हम थोड़ा सा आपसे शेयर करें कि जो कॉलेजेस, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, यहाँ बच्चों को एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम है सर। अगर इनमें शाम की शिफ्ट एक शुरू कर दी जाए उससे लोगों का बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। देखें जी कि जो लड़कियों के कॉलेज हैं वहाँ पर वाकई मसला है जी। जब ये कॉलेज, अगर ये 60 कॉलेज ना होते तो आप समझे कि क्या होता रावलपिंडी शहर में स्कूल कॉलेज ना। जी जी बिल्कुल। अगर ख़ियाबान से सैयद चले जाएँ आप, सामने इन्होंने एक बॉयज़ कॉलेज बनाया और इसके सामने एक गर्ल्स कॉलेज हमारा मौजूद है। वहाँ गर्ल्स कॉलेज में 4000 बेटियाँ पढ़ रही हैं और बॉयज़ जो स्कूल जो कॉलेज है बॉयज़ कॉलेज, उसमें 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। और ये हमारे जो फीमेल हैं, बेटियां हैं जो इस शहर की, उनके दाखिलों उनको हम देखते हुए हमने मज़ीद 3 नए गर्ल्स कॉलेज बनाने का इसलिए ऐलान किया कि ये एक हमारा डोक दलाल का वो स्टे चल रहा है, वो जैसे स्टे ख़त्म होता है, दूसरा रहीमाबाद का, और एक अब मैं एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी वाली साइड पर भी देखने जा रहा हूँ कि वहाँ पर भी उन इलाके की बेटियों के लिए पहले तो मैं शकरियाल में बनाना चाहता था कि शकरियाल में बन जाए,
लेकिन शक्रियाल में जगह मिली ली और फिर हमने क्या नाम है अब उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ मॉडल एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी वाली साइड पर जो जंगलात की जगह वो मुझे मिल जाती है। सेकंड शिफ्ट के लिए 2 कॉलेजेस को चुना गया था, एक मोहनपुरा कॉलेज पंजाब गवर्नमेंट इस पर भी काम कर रही है, 2 रावलपिंडी शहर के कॉलेज सेलेक्ट हुए हैं, उस पर काम हो रहा है। अगर हम उसको देखेंगे कि शाम की क्लासेस रावलपिंडी शहर में ऐसा मेरे ख्याल से है नहीं है, स्पेशली क्योंकि बेटियों का ज़्यादा दबाव है, बेटियों लड़कियों के जो कॉलेज हैं उसमें हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चियाँ बहुत बड़ी तादाद में एजुकेशन की तरफ उनका ध्यान है। तो इन 2 कॉलेजेस को हम देखेंगे कि अगर शाम के टाइम इन क्लास, क्योंकि बेटियां हैं ना, माँ बाप डरते हैं शाम के टाइम भेजते हुए कॉलेजों में, अगर इन 2 कॉलेजों में अगर ये काम हमारा ठीक चल पड़ा तो हम मज़ीद 3-4 कॉलेजों को भी शाम की क्लासेस का इजरा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक सर, ये कोई कोरोना की जो वबा है इसके लिए एक सवाल है, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इसके लिए जो पॉलिसियाँ इख्तियार की हैं और बहुत सारी इसके लिए वीडियोस भी आई हैं केयर करने के लिए और इसकी पब्लिसिटी भी बहुत की है शहरों में, इसके लिए सर स्पेशल एक आप मैसेज दें प्लीज़ आवाम के लिए कि इससे किस तरीके से आवाम को बचना चाहिए मतलब को टीका। देखिए जी, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से ये कहना चाहता हूँ जी सर कि पाकिस्तान एक दुनिया खिते में इसका बड़ा एक अहम रोल है और पाकिस्तान जिस तरीके से आप अमेरिका को देख लें, लंदन को देख लें, इटली को देख लें, हिंदुस्तान को देख लें, ये वो मुल्क है जो ये समझते थे कि बड़ी से बड़ी वबा का मुकाबला कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी आफत का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन जब ये आफत आई इस आफत के आगे आपने देखा कि वो भी बेबस हो गए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो हिकमत अमली थी पहले दिन से ही सूबों की मशावरत के साथ, एक लॉकडाउन जैसा कि मैंने उसका पहले आपको बता दिया, इसका वाहिद हल ये हुकूमत तो पूरी कोशिश कर रही है, हुकूमत नहीं चाहती कि ये वबा फैले, लेकिन हुकूमत की जो SOPs होते हैं, अगर किसी दुकानदार को जुर्माना करते हैं, किसी फैक्ट्री को बंद करते हैं, किसी रेहड़ी वाले को उठाते हैं या किसी छाबे वाले को बंद करते हैं, इसकी भी तकलीफ़ सियासी लोगों को यानी हमें होती है, हम चीज़ें समझते हैं, लेकिन इसमें असल किरदार अदा जो करना है वो अवाम ने किरदार अदा करना है। हुकूमत ने तो गाइडलाइन आपको सामने दे दी है कि ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर आप कम अज़ कम अपने घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंस का फासला इख्तियार करें, चेहरे के ऊपर मास्क लगाएं, अपने हाथों को धोएं, अगर ये 3-4-5 चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो इस वबा का मुकाबला हुकूमत के साथ मिलकर बेहतर तरीके से किया, उसके रिज़ल्ट भी आपके सामने आ रहे हैं। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरीके से आपने इस वबा का मुकाबला किया, इन 10-15 दिनों में मज़ीद आपने उस सोशल डिस्टेंस का फासला इख्तियार करना है और जो पंजाब हुकूमत की और फेडरल गवर्नमेंट की SOP उस पर अमल दरामद करना है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर और आपने आवाम को भी एक बहुत अच्छा मैसेज डिलीवर किया है, तो मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच।